नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2026 में आई मूवी पेद्दी को। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक विश्वास नाम के कोच को दिखाया जाता है। अब बात चल रही होती है ओलंपिक की और भारत की तरफ से सिर्फ 2 मेडल ही आए थे, जिस बात से खेल मंत्री बहुत ज्यादा गुस्सा थे। वे देश के सभी कोचेस को बुलाते हैं तो विश्वास वहां पर कहता है, कांग्रेचुलेशन सर, हमने 2 मेडल जीते। जिस पर खेल मंत्री बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर सिर्फ 2 मेडल आ रहे हैं तो यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। सरकार हर साल खेलों पर इतना पैसा खर्च करती है लेकिन रिजल्ट कुछ खास नहीं होता। तभी विश्वास वहां पर कहते हैं कि हमारे देश के लड़के ग्राउंड में जाने की बजाय मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं, तो फिर अच्छे खिलाड़ी कहाँ से मिलेंगे। अगर उनसे पूछो कि फेवरेट गेम कौन सा है तो कोई टेम्पल रन, कैंडी क्रश कहता है। लेकिन मंत्री उन्हें साफ साफ बोल देता है कि अगर इस बार भारत के अच्छे खिलाड़ी नहीं मिले तो वह स्पोर्ट्स पर खर्चा होने वाला पैसा किसी और विभाग में लगा देंगे। अब इसके बाद विश्वास अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो उसे एक बस भरी हुई दिखाई देती है खिलाड़ियों की। वह उसका पीछा करने लगता है तो वह पहुंच जाता है एक स्पोर्ट्स एकेडमी, जहां पर अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो रहा था। अब विश्वास हर एक खिलाड़ी से एक ही सवाल पूछता है कि उसका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सभी के मुंह से एक ही नाम निकलता है और वह नाम था पेद्दी का। अब विश्वास कंफ्यूज हो जाता है कि खेल बदल रहे हैं पर खिलाड़ी का नाम नहीं। आखिर कौन है ये पेद्दी? और यही सवाल वह एक कर्मचारी से पूछता है तो कर्मचारी उसे बताता है कि पेद्दी मजबूरी में खिलाड़ी बना था। लेकिन चाहे जो भी खेल हो, क्रिकेट, कुश्ती या और कोई खेल, हर चीज में माहिर है वो। लोग उसे खेल का भगवान मानते हैं। अब ये सब सुनकर विश्वास को पेद्दी के बारे में जानने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। अब वह पेद्दी से मिलने की जिद करता है, लेकिन दिक्कत यह थी कि पेद्दी जहाँ पर रहता था वहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल जाना पड़ता था। फिर भी विश्वास तैयार हो जाता है और कर्मचारी के साथ निकल पड़ता है पेद्दी से मिलने के लिए। रास्ते में कर्मचारी पेद्दी की कहानी सुनाना शुरू करता है और अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं विजयनगर शहर, जहां राम नाम का एक आदमी रहता था। राम को क्रिकेट से बहुत प्यार था और वह अपनी टीम का कैप्टन भी था। उस समय वहां क्रिकेट मैच शुरू होने वाला था तो पहले ही पेद्दी की बोली लगने लगती है। अब बोली लगने का मतलब कि पेद्दी किस टीम के लिए खेलेगा ये सब पैसे देकर डिसाइड किया जाएगा। राम किसी भी हालत में पेद्दी को अपनी टीम में लेना चाहता था, इसलिए वह 601 रुपए देकर पेद्दी को खरीद लेता है। अब मैच शुरू होता है। पहले राम की टीम फील्डिंग करती है और सामने वाली टीम 125 रन बना देती है। इसके बाद राम की टीम बैटिंग के लिए आती है, लेकिन अपोजिट टीम में एक ऐसा बॉलर था जो नॉर्मल बॉलिंग नहीं कर रहा था, बल्कि राम के खिलाड़ियों को घायल किए जा रहा था। किसी के पेट पर बॉल मारता तो किसी के चेहरे पर, और धीरे धीरे राम की टीम के खिलाड़ी डरने लगे थे। अब हालात यहाँ तक आ जाते हैं कि राम की टीम हारने वाली थी और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि पेद्दी अब तक मैदान में पहुंचा ही नहीं था। उधर पेद्दी गुड़ की फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, पर जैसे उसे याद आता है तो वह काम छोड़कर सीधे ग्राउंड पर पहुंच जाता है। अब पेद्दी को देखते ही पूरा मैदान खुशी से लहरा उठता है, क्योंकि अब उन्हें विश्वास हो गया था कि मैच किसी भी समय पलट सकता है। पेद्दी बैटिंग करने आता है और अपोजिट टीम के डिफेंडर बॉलर को धूल चटा देता है। आखिर में सिर्फ 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे तो राम पेद्दी से कहता कि विनिंग शॉट वह खेलेगा, इसलिए 1 रन लेकर उसको सामने आने दे। लेकिन पेद्दी उसकी बात नहीं मानता और खुद ही शॉट मारकर मैच जीत जाता है। अब एक तरफ जहां सब लोग जश्न मनाने में बिजी होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ पेद्दी फिर से अपने काम पर लौट जाता है, मतलब कि अपनी गुड़ फैक्ट्री में। वहीं आगे हमें दिखाया जाता है कि कर्मचारी विश्वास को बताता है कि उस समय पेद्दी और उसके लोगों को पहाड़ी दिहाड़ी कहा जाता था। उनके गांव का कोई नाम नहीं था। यह लोग गांव से बहुत दूर शहर में मजदूरी करने आते थे, लेकिन वहाँ भी उनके साथ भेदभाव होता था, क्योंकि विजयनगर के मजदूरों को एक आदमी को 20 रुपए मिलते थे, जबकि पहाड़ी दिहाड़ी के एक आदमी को सिर्फ 10 रुपए दिए जाते थे। इतना ही नहीं, उन्हें रात को सोने की जगह लेने के लिए भी 2 रुपए देने पड़ते थे। मजदूरी खत्म होने के बाद असली मुसीबत शुरू होती थी, उनके गांव तक जाने की मुसीबत, क्योंकि उनके गांव तक जाने का कोई भी वाहन नहीं था। उन्हें पहाड़ चढ़कर घर लौटना पड़ता था और इस सफर में 3 से 4 दिन लग जाते थे। उस पहाड़ी के पास से एक ट्रेन गुजरती थी, लेकिन ट्रेन कभी भी रुकती नहीं थी।
गांव वालों में एक सूरी नाम का एक आदमी था जो हमेशा लाल झंडी लेकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता, लेकिन ट्रेन कभी नहीं रुकती। सूरी अपनी मजदूरी के पैसों में से 10 रुपए बचाकर रेलवे विभाग को खत लिखता था ताकि उसके गांव में ट्रेन रुकने लगे। अगर ट्रेन रुक जाती तो जो सफर 3-4 दिन में होता था वह सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो सकता था, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। इसके बाद गांव वाले अपने अपने घर पहुंच जाते और अपने परिवारों से मिलते हैं। पेदी भी अपनी माँ के पास आता है और हमेशा की तरह अपनी शादी करने की जिद करने लगता है। इसी बीच कहानी में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है अच्छी अम्मा। एक रात अच्छी अम्मा अपने ही गन्ने के खेतों में आग लगा देती है। दरअसल उसका पापा कई सालों से इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन हर बार हार जाता था। सामने भास्कर राव था जो राम का मामा था और वही हर बार चुनाव जीतता था। अच्छी अम्मा चाहती थी कि इस बार उसके पापा जीते, इसलिए वह अपने ही गन्ने के खेतों में आग लगाकर 18 गांव की सिंपैथी हासिल करना चाहती थी ताकि लोग भावुक होकर उसके पापा को वोट करें। अभी इसी इलेक्शन कैंप के दौरान पेदी पहली बार अच्छी अम्मा को देखता है और देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है। अब पेदी हर समय उसी के बारे में सोचने लगता है। इलेक्शन नजदीक आ रहे थे तो अच्छी अम्मा जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही थी। रात में वह गांव में शराब और महिलाओं को साड़ी बांट रही होती है। पेदी भी वहां मौजूद था। मौका देखकर वह अच्छी अम्मा से मिलने चला जाता है उसके घर, और उस समय वह अकेली होती है। तभी पेदी के दोस्त उस घर की लाइट को भी भगा देते हैं। तभी अच्छी अम्मा डर जाती है और इसी धक्का मुक्की के बीच पेदी अच्छी अम्मा को किस कर बैठता है। अच्छी अम्मा बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन अंधेरे में उसने पेदी का चेहरा तक नहीं देखा था। उनका नौकर कहता है कि अगर यह बात बाहर आई तो आपकी बहुत बदनामी होगी, इसलिए इलेक्शन तक इस बात को छिपा कर रखो। उधर पेदी अब अच्छी अम्मा के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुका था। कुछ दिन बाद गांव में इलेक्शन कैंपेन के लिए स्टेज लगाया जाता है। अच्छी अम्मा वहां भाषण देती है और लोगों से कहती है कि इस बार उसके पापा को जरूर जिताएं। राम भी वहां मौजूद था और उसे अच्छी अम्मा की बातें कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रही होती। राम चाहता था कि अच्छी अम्मा की सबके सामने बेइज्जती हो। तभी राम का छोटा भाई स्टेज पर चढ़ता है और अच्छी अम्मा का कपड़ा फाड़ने लगता है, लेकिन तभी पेदी टेंट की रस्सी खोल देता है और पूरा टेंट नीचे गिर जाता है और अच्छी अम्मा बच जाती है। लेकिन राम की टीम के एक फोटोग्राफर ने अच्छी अम्मा की फोटो ले ली थी। उनका प्लान था कि वह अगली सुबह उस फोटो को प्रिंट करा के पूरे गांव में लगा दे ताकि उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो, और यही बात पेदी को अब पता लग जाती है। वह तुरंत उन लोगों के पास जाता है और राम के भाई और फोटोग्राफर की खूब पिटाई करता है। पेदी ने अपना चेहरा छिपा रखा था, लेकिन लड़ाई के बीच आग की रोशनी में उसका चेहरा दिख जाता है। राम का भाई उसे पहचान लेता है और कहता कि एक पहाड़ी दिहाड़ी होकर उसने उन पर हाथ उठाया, लेकिन पेदी रुकता नहीं। वो राम के भाई की हालत ऐसी कर देता है कि उसके कपड़े उतार कर उसे पेड़ पर टांग देता है। तो दूसरी तरफ हमें कुश्ती का अखाड़ा दिखाया जाता है जहां एक कंपटीशन हो रहा था। अब वहां हिंद केसरी नाम के एक बड़े पहलवान की एंट्री होती है। उसकी तरफ से भद्रा नाम का पहलवान लड़ता है जो बहुत ताकतवर था, लेकिन भद्रा खेल के किसी नियम को नहीं मानता था। उसके लिए मायने थी सिर्फ जीत। अब भद्रा खेल के नियम तोड़कर अपने अपोजिट खिलाड़ी को हरा देता है। हिंद केसरी उसे समझाता है कि जीत से ज्यादा जरूरी है खेल को जिंदा रखना। खेल को ईमानदारी से खेला जाता है, लेकिन भद्रा पर इसका कोई असर नहीं होता और वह साफ कहता है कि उसे सिर्फ जीतने से मतलब है। इसके बाद गांव में फिर रात को क्रिकेट का मैच होता है। इस बार भी दोनों टीम के कैप्टन पेदी को खरीदने के लिए बोली लगाते हैं, लेकिन राम ने अपने भाई का बदला लेने के लिए पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। उसने अपने अपोजिट टीम के कैप्टन प्रताप से हाथ मिला रखा था। राम उसे बोलता है कि एक दिहाड़ी मजदूर ने उसके भाई की बेइज्जती की है, इसलिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से प्रताप बेदी की बोली सिर्फ 1 रुपए से शुरू करता है। गांव वाले ये देखकर बहुत हैरान थे कि पेदी जैसे खिलाड़ी पर जहां उसकी बोली 100 रुपए से शुरू होती थी, आज वो सिर्फ 1 रुपए से शुरू हुई है। और वहीं दूसरी तरफ राम इस बार कोई बोली नहीं लगाता और पेदी सिर्फ 1 रुपए में बिक जाता है। यह देखकर पेदी बहुत दुखी था क्योंकि उसके गांव वालों ने उसकी टीम पर पूरी दिहाड़ी लगा रखी थी, और इसी वजह से पेदी मैदान में उतरता है मैच खेलने के लिए। अब मैच शुरू हो जाता है, लेकिन पेदी की अपनी ही टीम उसके खिलाफ खड़ी होती है। जब बैटिंग आती है तो कैप्टन जानबूझकर पेदी को खेलने नहीं भेजता। टीम हारने की कगार पर आ जाती है, सिर्फ लास्ट विकेट बचती है। तब पेदी मैदान में उतरता है और पेदी हमेशा की तरह जबरदस्त बैटिंग करता है। बीच में उसे रन आउट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वह बच जाता है। अब उसे किसी भी हाल में इस मैच को जीतना था क्योंकि उसके गांव वालों का पूरा पैसा दांव पर लगा था।
आखिर में 2 बॉल पर 8 रन चाहिए होते हैं। पेदी पहली बॉल पर 6 मार देता है, लेकिन दूसरी बॉल से पहले दूसरा प्लेयर जानबूझकर आउट हो जाता है। इस वजह से पेदी मैच हार जाता है। गांव वालों की पूरी दिहाड़ी डूब जाती है, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया था कि पेदी ने जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की टीम ही उसके साथ नहीं थी। हार के बाद भी गांव वाले पेदी के नारे लगा रहे थे। अब इस मैच में हिंद केसरी भी मौजूद था। वो पेदी का टैलेंट पहचान जाता है और मैच खत्म होने के बाद हिंद केसरी पेदी से कहता है कि कुश्ती सिखाऊंगा, आएगा? पर पेदी उससे कहता कि मजदूरी मिलेगी तो आऊंगा। तो वहाँ पर हिंद केसरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो ये शोर तुम्हारे नाम का गूंज रहा है वह तुम्हारी मजदूरी के लिए नहीं बल्कि एक खिलाड़ी का शोर है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि इसके बाद गांव में बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। गांव वाले हमेशा की तरह शहर मजदूरी करने जा रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी अपने छोटे बच्चे के साथ होता है। जब सब लोग पहाड़ी रास्ता चढ़ रहे होते हैं तब अचानक तेज आंधी तूफान आ जाता है। पहाड़ टूटकर गिरने लगता है और इस हादसे में कई लोग मारे जाते हैं। उस आदमी का वह बेटा भी मर जाता है। गांव वाले टूट जाते हैं। सबको यही लग रहा था कि अगर आज उनके गांव में ट्रेन रुकती तो ये हादसा न होता। यह बात सूरी को अंदर तक हिला कर रख देती है। वह गुस्से में एमएलए से मिलने शहर जाता है। सूरी उन्हें बताता है कि उनके गांव में करीब 1800 लोग रहते हैं, लेकिन उनके गांव का नाम तक नहीं है भारत के नक्शे में। इसी वजह से वहां ट्रेन नहीं रुकती। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो वह उसे हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, सीधे शमशान लेके जाना पड़ता है। सूर्य अपनी पूरी मजबूरी बताता है, लेकिन एमएलए उसकी बातें सुनने की बजाय उसकी बेइज्जती करता है और उसके आदमी सूरी को बहुत मारते हैं। सूरी अंदर तक टूट चुका था। गाँव लौटने के बाद सूरी फैसला करता है कि अब चाहे कुछ भी हो वो ट्रेन को रोक कर रहेगा। इस बार सूरी लाल झंडी लेकर सीधे पटड़ी पर खड़ा हो जाता है। ट्रेन का लोको पायलट उसे बार बार हटाने के लिए चिल्लाता है, लेकिन सूरी नहीं हटता। पेदी यह सब देख रहा था और उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन सूरी नहीं बच पाता। मरते वक्त सूरी पेदी से कहता है कि ऐसे मरना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि जिस तरह वे लोग बिना पहचान के जी रहे हैं वो गलत है। उन्हें अपनी पहचान के लिए लड़ना होगा। और इसी के साथ सूरी की मौत हो जाती है। अब पेदी सूरी की मौत को देखकर अंदर तक हिल गया था। अब गुस्से में पेदी गांव वालों के साथ मिलकर ट्रेन की पटड़ी उखाड़ देता है और उसे जला देता है। पुलिस आती है और उन्हें पकड़ लेती है और बहुत मारती है। पेदी बस इतना रिक्वेस्ट करता है कि सूरी को बॉडी उन्हें ले जाने दे, लेकिन पुलिस वाले उनसे पहचान मांगते हैं। वो सूरी की बॉडी को लवारिस बताते हैं और कहते हैं अगर तुम लोगों के पास आईडी कार्ड है तो दिखाओ। लेकिन गांव वालों के पास कुछ नहीं था, क्योंकि उनके गांव के पास कोई ऑफिशियल पहचान थी ही नहीं। यह बात पेदी को और ज्यादा तोड़ कर रख देती है। अब उसे सिर्फ अपने गांव का नाम और पहचान चाहिए थी। अब वो किसी भी गांव वाले के पास थी नहीं, तो पेदी सीधे भिड़ जाता है पुलिस वालों से और सभी पुलिस वाले मिलकर उसकी खूब पिटाई करते हैं, पर पेदी किसी के बस में नहीं आता। तो लास्ट में पुलिस वाले पेदी को रोकने के लिए उसके गांव वालों की पिटाई करना शुरू करते हैं, जिससे पेदी वहीं पर रुक जाता है और सीधे पहुंच जाता है हिंद केसरी के अखाड़े में। वहां के पहलवान उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेदी पीछे नहीं हटता, क्योंकि अब उसे कुश्ती खेलनी थी। पेदी पूरी ताकत से हिंद केसरी के पहलवानों का सामना करता है। हिंद केसरी समझ जाता है कि पेदी सच में कुश्ती खेलने आया है, लेकिन वो उसे समझाता है कि ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है जहां बल्ला घुमाया और शॉट मार दिया। कुश्ती में जान हथेली पर रखकर मैदान में उतरना पड़ता है। अगले दिन से पेदी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन हिंद केसरी उसे अखाड़े में उतरने की बजाय उससे बोरी उठवाता था और दूसरे भारी काम करवाता है। पेदी को लगता है कि उसे सिर्फ मजदूरी कराने का काम दिया जा रहा है। उधर जब पेदी के गांव वाले शहर काम करने जाते हैं तो फैक्ट्री के ओनर उन्हें वहां से भगा देते हैं और वो क्लियर बोलते हैं कि जब तक पेदी वापस नहीं आएगा तब तक किसी को काम नहीं मिलेगा। गांव वाले पेदी को वापस लेने अखाड़े पहुंच जाते हैं, पर पेदी उन्हें मना कर देता है। गांव वाले उसे स्वार्थी बोलते हैं, पर वह फिर भी अखाड़ा नहीं छोड़ता। एक दिन गुस्से में पेदी हिंद केसरी पर भड़क जाता है। वो बोलता है कि वह कुश्ती सीखने आया है, यहाँ मजदूरी करने नहीं। तभी हिंद केसरी उसे बताता है कि जिस दिन से वह यहाँ आया था उसकी ट्रेनिंग उसी दिन से स्टार्ट हो चुकी है। भारी काम करवाना, पानी भरवाना, ये सब एक कुश्ती के अलग अलग दाव हैं। पेदी को अब पूरी बात समझ आती है और इसके बाद वह पूरी लगन के साथ अपनी ट्रेनिंग करता है। धीरे धीरे पेदी बाकी पहलवानों से आगे निकल जाता है, यहाँ तक कि वह भद्रा को भी टक्कर देने लायक बन जाता है। उसी बीच उसकी माँ उसे वापस घर ले जाने आती है, लेकिन पेदी नहीं जाता। अच्छी अम्मा भी एक रात उससे मिलने आती है। वो उस रात के लिए पेदी को शुक्रिया अदा करने आई थी जब उसने स्टेज पर उसकी इज्जत बचाई थी। और बातों बातों में अच्छी अम्मा
को पता चलता है कि उस रात अंधेरे में उसके घर में घुसने वाला और कोई नहीं बल्कि पेदी ही था। अच्छी अम्मा पहले गुस्सा होती है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि पेदी सच में उससे प्यार करता है तो वह धीरे धीरे शांत हो जाती है और वह भी उसे पसंद करने लगी थी। इसके बाद कुश्ती का कंपटीशन आता है। हिंद केसरी भद्रा की जगह पेदी को मैदान पर उतारने का फैसला करता है। यह सुनकर पेडियप्पा पेदी का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि एक अछूत के साथ लड़ना उसके पहलवान की शान के खिलाफ है। अब यह बात पेदी को बहुत ज्यादा चुभ जाती है। वो गुस्से में कहता है कि अगर इतनी ही हिम्मत है तो एक के साथ 2 पहलवान भेज दो। पेडियप्पा यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। वह अपने 2 पहलवान अखाड़े में उतारता है, लेकिन पेदी उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। अब पूरे इलाके में पेदी का नाम गूंजने लगा था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यह खड़ी हो गई थी कि हिंद केसरी ने भद्रा की जगह पेदी को भेज दिया था। तो खेल संघ के लोग इस बात पर नाराज होते हैं। उनका कहना था कि अगर भद्रा जीतता तो वह आगे नेशनल खेल सकता था, लेकिन पेदी के पास तो कोई पहचान भी नहीं है, फिर वो नेशनल कैसे खेलेगा। अब पेदी के सामने ये शर्त रखी जाती है कि अगर उसे आगे खेलना है तो उसे विजयनगर के निवासी बनना पड़ेगा। यह पेदी के लिए बहुत बड़ा झटका था। वो अपने गांव की पहचान के लिए लड़ रहा था और अब खेलने के लिए उसे किसी दूसरे गांव का बनना पड़ता है। फिर भी वह बहुत जल्द ही विजयनगर का निवासी बनने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर उसके गांव वाले उससे और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वो उसे स्वार्थी समझने लगते हैं। अब हिंद केसरी पेदी को पॉपुलर करने के लिए एक चाल चलता है। वो पूरे देश में ऐलान करवा देता है कि जो भी पहलवान पेदी को हराएगा उसे वह अपना जीता हुआ कड़ा देगा। अब इस कड़े की भी एक अपनी ही कहानी थी। कई साल पहले रणधीर नाम का एक पहलवान था जिसकी फैमिली में एक खास कड़ा था और वो कड़ा उसी को मिलता था जो कुश्ती में जीतता था। रणधीर ने भी वह कड़ा जीत कर ही हासिल किया था। लेकिन एक दिन हिंद केसरी और रणधीर की कुश्ती होती है, जिसमें हिंद केसरी रणधीर को बुरी तरह हरा देता है। हारने के बाद रणधीर ने खुद वो कड़ा हिंद केसरी को दे दिया था। तब से आज तक रणधीर हिंद केसरी से बदला लेना चाहता है। जब रणधीर को पता चलता है कि हिंद केसरी ने ऐसा कुछ ऐलान कराया है तो वह बहुत खुश होता है। वह पेदी का नाम नेशनल कुश्ती में डाल देता है ताकि उसके पहलवान पेदी को हराकर पूरे देश के सामने हिंद केसरी की बेइज्जती कर सके। अब कंपटीशन शुरू हो जाता है। पेदी एक एक करके सभी पहलवानों को हराते जा रहा था और उसका खेल देखकर सब लोग बड़े हैरान थे। लेकिन भद्रा को यह सब बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। वह पेदी से जलने लगा था। एक दिन वो पेदी को अपने पास बुलाता है और उसे क्लियर बता देता है कि पेदी बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए उसे उससे जलन हो रही है। इसके बाद भद्रा पेदी के पैर पर चोट मारता रहता है और वहाँ से भाग जाता है। पेदी घायल हो जाता है। भद्रा जाकर रणधीर को बता देता है कि पेदी के पैर पर चोट लगी है। अगर मैच में उसके पैर पर बार बार वार किया जाए तो पेदी बहुत आसानी से हार जाएगा। अब सेमीफाइनल में पेदी का मुकाबला रणधीर के पहलवान से था। वह पहलवान बार बार पेदी के पैर पर ही वार करता है। पैर जख्मी होने की वजह से पेदी को बहुत दर्द हो रहा था। उसका पैर ठीक से जमीन पर टिक भी नहीं पा रहा था। एक राउंड वो हार जाता है, लेकिन आखिर में पेदी उसी घायल पैर से खड़ा होता है और पूरी ताकत लगाकर सामने वाले पहलवान को पटक देता है और मैच जीत जाता है। लेकिन जीत के तुरंत बाद पेदी वहीं बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब पेदी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है। डॉक्टर कहते हैं कि वह फाइनल नहीं खेल सकता। पेदी गिड़गिड़ाता है। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं खेल सकता हूँ, उसे बस एक मौका चाहिए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि फाइनल हुए 3 दिन बीत चुके हैं। वो पिछले 3 दिन से यहीं बेहोश पड़ा था। यह सुनकर पेदी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी सारी मेहनत अब बेकार हो चुकी थी। जब पेदी विजयनगर वापस आता है तो उसके गांव वाले उसे घर चलने को कहते हैं, लेकिन पेदी कसम खा लेता है कि वह अपने गांव में ट्रेन से ही वापस आएगा। अब पेदी दिल्ली जाता है। वहां वो रेल मिनिस्टर से मिलने के लिए बहुत मेहनत करता है। वो कई बार कोशिश करता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। एक दिन वह देखता है कि रेल मिनिस्टर किसी गाड़ी से जा रहे होते हैं। पेदी अपनी जान की परवाह किए बिना गाड़ी रोक देता है। मिनिस्टर उससे पूछता है कि क्या बात है। पेदी उसे अपनी गांव की सारी प्रॉब्लम बता देता है कि गांव का कोई नाम नहीं है, रास्ता नहीं है, ट्रेन नहीं रुकती। वो अपने खेल के बारे में भी बताता है कि उसने नेशनल खेला है, पर चोट की वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाया। लेकिन मिनिस्टर उसकी बात नहीं मानते। मिनिस्टर कहता है कि पहचान पाने के लिए जीतना जरूरी है। फिर पेदी को एहसास होता है कि सेमीफाइनल वाली जीत का कोई मतलब नहीं। उसे कोई भी नहीं जानता। दिल्ली में लौटते वक्त पेदी ट्रेन में बैठकर सोच रहा होता है कि अब क्या किया जाए।
उसके पास एक पैर था, लेकिन एक पैर किसी काम का नहीं था। वो नॉर्मल खेलों में वापस नहीं जा सकता था। तभी पेदी एक दर्दनाक फैसला लेता है। वह चलती ट्रेन से अपना पैर बाहर निकालता है, जिससे उसका पैर कट जाता है। और पेदी ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था, क्योंकि अब वो पैरा गेम में हिस्सा लेना चाहता था। उसे किसी भी कीमत पर जीतना था, ताकि अपने गांव को एक पहचान दिला सके। इसके बाद पेदी दौड़ को चुनता है। वह एक पैर के सहारे ट्रेनिंग करता है, दिन रात मेहनत करता है और धीरे धीरे वह पैरा ओलंपिक्स के फाइनल तक पहुंच जाता है। अब 400 मीटर रेस का फाइनल था। पेदी के गांव वाले उसका गेम देखने के लिए विजयनगर आए थे, क्योंकि राम के घर में ही टीवी था। पहले जो लोग पेदी के खिलाफ थे, अब वही उसका गेम देखने के लिए इकट्ठा हुए थे और पूरे एक्साइटेड थे। राम भी उसी मैच को देखने के लिए तैयार बैठा था। उधर अच्छी अम्मा भी पेदी के इंतजार में जी रही थी। उसके घर वाले उसकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन उसने खुद पेदी का मंगलसूत्र पहन लिया था। अब रेस शुरू हो जाती है। पेदी बहुत तेजी से भागता है, लेकिन फिर वो गिर जाता है। उसे सूरी की मौत याद आने लगती है। पटड़ी पर खड़ा सूरी, लाल झंडी, ट्रेन की आवाज, ये सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। बाकी खिलाड़ी उससे बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन तभी पेदी को अपने गांव वाले याद आते हैं। उसे याद आता है कि सिर्फ उसे मेडल नहीं, बल्कि अपने गांव को पहचान दिलानी है। उस ट्रेन के लिए दौड़ रहा था जो सालों से उनके गांव के सामने से गुजरती थी, पर रुकती कभी नहीं थी। पेदी फिर से खड़ा हो जाता है और इस बार वह पूरी जान लगाकर भागता है। धीरे धीरे वह सबको पीछे छोड़ देता है और आखिर में रेस जीत जाता है। गांव वाले खुशी से रोने लगते हैं। अच्छी अम्मा की आंखों में भी आंसू थे। पेदी ने सिर्फ रेस नहीं जीती थी, उसने अपने गांव वालों की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचा दी थी। लेकिन जब मेडल लेने की बारी आती है, तो पेदी कहता, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे माइक दो। तो उसे माइक दिया जाता है। अब वो कहता है कि वह इंडियन नहीं है, तो वहाँ पर खड़े सब लोग चौंक जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। पर वह कहता, अगर वह इंडियन होता तो उसके गाँव का नाम होता, उसके गाँव की पहचान होती, जाने का रास्ता होता, वहाँ ट्रेन रुकती, उनके लोगों के पास पहचान पत्र होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो कैसे इंडियन हुआ? पेदी बोलता है कि वो वहाँ खेल जीतने नहीं आया था, वो पहाड़ से निकलकर अपनी पहचान बनाने आया था। उसे सिर्फ अपने गांव की पहचान चाहिए। पेदी की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान इमोशनल हो जाता है। इसके बाद पहली बार ट्रेन पेदी के गांव में रुकती है। पेदी ट्रेन से ही अपने गांव लौटता है और पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। जिन लोगों ने कभी उसे स्वार्थी कहा था, नजरअंदाज किया था, आज वही लोग फक्र से उसके स्वागत के लिए खड़े थे, क्योंकि पेदी की वजह से उसके गांव में स्टेशन बना था और उस स्टेशन का नाम भी सूरी के नाम पर ही रखा जाता है, क्योंकि उसी ने यह लड़ाई शुरू की थी। स्टेशन बनने के बाद गांव के बच्चे शहर पढ़ने लगते हैं। गांव वालों के आईडी कार्ड बनने लगते हैं। जिस गांव का नाम तक नहीं था, अब उसकी पहचान बन चुकी थी। अब पेदी की वजह से ही उस गांव को पहचान मिली और लोगों को भी पहचान मिली। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां वह आदमी विश्वास को ये सब कहानी सुना रहा होता है और विश्वास उसकी बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और इमोशनल हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ट्रेन रुकती है और यह देखकर विश्वास उस आदमी से पूछता है कि अगर यहाँ पर ट्रेन आती है तो तुम मुझे चल कर क्यों लेके आए? तब वो आदमी कहता कि अगर मैं आपको ऐसे ही ट्रेन में बिठा कर ले आता तो आप हमारी कहानी को कभी समझ ही नहीं पाते। जिसके बाद विश्वास डिसाइड करता है कि वह भी पेदी जैसे आदमियों को ढूंढेगा और उन्हें ओलंपिक तक पहुंचाएगा और उनको उनकी पहचान दिलाने में मदद करेगा। और यह बोलकर वह उस ट्रेन से जाने लगता है, जहाँ पर वो पेदी को देखता है जो कि अपने डॉग के साथ घूम रहा होता है। जिसके बाद वो उसे आवाज लगाता है और वहाँ से चला जाता है। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि पेदी के गांव वालों के सारे डॉक्यूमेंट बन चुके थे, अब वो भी वोट डाल सकते थे। और इस तरह पेदी ने अपने गांव वालों को पहचान दिला दी और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप ये मूवी जरूर देखें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छी स्टोरी देखने को मिली है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और मेरा एक्सप्लेन करना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारी आगे आने वाली कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।